राजस्थान में आज सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल के रण की। बंगाल में 15 दिन के बाद पहले चरण का मतदान है। बंगाल में 60 लाख से ज्यादा वोटर्स कंफ्यूज थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि एसआईआर के दौरान उनका नाम संदिग्धों की लिस्ट में डाल दिया गया था। अब इस पर करीब सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। चुनाव आयोग ने जिन 60 लाख वोटर्स के नाम संदिग्ध लिस्ट में डाले थे, करीब सभी संदिग्ध नामों की जांच हो चुकी है। इसके मुताबिक 33 लाख संदिग्ध नामों को तो सही पाया गया, तो उनका नाम वापस से वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया, जबकि 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम ऐसे हैं जो इस जांच में फर्जी पाए गए हैं। और जब आप फर्जी कहते हैं तो इस फर्जी में वो तमाम नाम शामिल होते हैं जो घुसपैठियों के भी हो सकते हैं, वो नाम भी हो सकते हैं जिन्होंने फेक आईडी कार्ड बनाए हैं, वो नाम भी हो सकते हैं जो बना तो रखे हैं पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का कार्ड, लेकिन रहते हैं किसी और प्रदेश में, किसी और शहर में, वो पश्चिम बंगाल के मतदाता नहीं है। ऐसे 27 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया से पहले जब काम शुरू हुआ उस वक्त कितने वोटर्स थे, तो ऐसे वोटर्स की संख्या 7,66,37,529 थी, लेकिन उनमें से 90,83,345 वोटर्स के नाम को फाइनली डिलीट किया गया। अब जो डिलीटेड वोटर्स थे उनका भी जब एडजुडिकेशन में नाम गया तो फिर क्या स्थिति हुई, अब पहले आप ये देख लें कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जब इतने नाम कट गए तो कितने नाम बचे। 6,75,54,184 नाम अब इस मतदाता सूची में बाकी रह गए हैं एसआईआर की प्रक्रिया के तहत। दरअसल चुनाव आयोग ने जब एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी तो उसमें 60,06,675 वोटर्स को संदिग्ध लिस्ट में उन्होंने डाला था, जिस पर खूब बवाल मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। ममता बनर्जी खुद काले कोट पहनकर बतौर वकील केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए। अब उस संदिग्ध लिस्ट की जांच भी करीब पूरी हो चुकी है। तो कुल कितने नाम थे जो संदिग्ध थे? 60,06,675 नाम संदिग्ध वोटर्स की लिस्ट में थे। अब इनमें से 59,84,512 नामों की जांच हो चुकी है, यानी कि 22,160 नाम अभी भी पेंडिंग है, एडजुडिकेशन में ही है। अब कितने संदिग्ध इनमें से सही पाए गए, उनकी संख्या आप देख ले, 32,90,289 वोटर्स ये सही पाए गए, यानी कि 59 लाख में से 32 लाख वोटर्स सही पाए गए, तो इन्हें तो वापस से ऐड कर लिया गया। लेकिन जो संदिग्ध वोटर्स की संख्या है वो ध्यान देने योग्य है। 27,16,393 वोट ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। अब बाकी संदिग्ध वोटर्स का आपके मन में सवाल होगा कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि अभी 22,160 नाम अभी हैं जो पेंडिंग है। ऐसे में अगर उन्हें उसमें किसी वोटर को सही पाया गया तो पहले चरण के मतदान में तो उनका नाम शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब समय सीमा आगे निकल चुकी है। लेकिन अगर वो इन नामों में से कुछ नाम ऐसे हैं जो दूसरे चरण के मतदान में शामिल हो सकते हैं, मान लीजिए किसी का दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग का समय है, तो ऐसे नामों को जोड़ा जा सकता है। तो अभी भी 22,160 नाम ऐसे हैं जिनमें से पहली मतदाता सूची में तो वो शामिल नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन यदि वो दूसरी मतदाता सूची में है तो उन्हें शामिल किया जा सकता है। अब अगली बात, पश्चिम बंगाल में संदिग्ध नामों की जांच में एक और जो सबसे बड़ा फैक्ट सामने आया है, उसके मुताबिक मुस्लिम बहुल जिले में सबसे ज्यादा संदिग्धों के नाम हटाए गए हैं। अब सबसे ज्यादा नाम कौन से जिले में हटे हैं वो आप देख लें। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा नाम डिलीट हुए हैं, 4,55,137। इसके बाद नंबर आता है उत्तर 24 परगना का। उत्तर 24 परगना में 3,25,666 नाम वोट कटे हैं। तो वहीं तीसरा नंबर आता है मालदा जिले का, और मालदा जहां पर अभी हाल ही के दिन में आपने देखा कि कितना बवाल खड़ा हुआ, जुडिशियल कमिश्नर्स को बंधक बना लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद, सीजेआई सूर्यकांत की दखल अंदाजी के बाद कहीं जाकर वहां का प्रशासन और शासन एक्शन में आया।
पुलिस एक्शन में आई, तब कहीं जाकर मामला फुलटा। आप देखिए मालदा में 2,39,375 नाम ऐसे हैं जो मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं क्योंकि ये संदिग्ध नाम थे। ये तीनों मुस्लिम बहुल जिले हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी अब कितनी है वो आप जान ले। अगला डेटा मैं आपके सामने रख दूं, मुर्शिदाबाद इसके अंतर्गत आने वाली 22 विधानसभा सीटें, वो डेटा भी हम आपके सामने रख रहे हैं। 22 विधानसभा सीटों में मुस्लिम आबादी 66.3% है, यानी कि आधे से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहां पर निवास करती है, जो जीत और हार तय करती है। यहां पर बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। मुर्शिदाबाद में आप ये समझ लीजिए हुमायूं कबीर की पार्टी, उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी का ये जोड़, ममता बनर्जी की टेंशन, बीजेपी की रणनीति, क्या यहां मुर्शिदाबाद में काम करने जा रही है? ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती है। अब अगला नाम आता है मालदा का। मालदा यहां पर भी 51.3% मुस्लिम आबादी है। 12 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। उत्तर 24 परगना की बात करें तो मुस्लिम आबादी 25.82% है और यहां विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। अगर इन जिलों की सभी विधानसभा सीटों को जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 67 का होता है, यानी कि इन 67 सीटों पर पहले मुकाबले में इस बार रिजल्ट अलग हो सकता है। ये चौंकाने वाला हो सकता है। अब ये कैसे चौंकाने वाला हो सकता है? हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में मतदाताओं से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हुसैन रिजवी जुड़े हुए हैं जो नॉर्थ बंगाल लगातार घूम रहे हैं। साउथ बंगाल से पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से पश्चिम बंगाल के ही दौरे पर हैं। कोलकाता से मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और राढ़ क्षेत्र से ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात कर ली जाए साउथ बंगाल की ही। दक्षिण बंगाल की रिपोर्ट क्या कहती है पवन? वहां के मतदाता क्या कहते हैं? देखिए, दक्षिण बंगाल को अगर आप देखेंगे तो दक्षिण बंगाल वो था जिसमें बीजेपी पिछली बार 2021 के चुनाव में 70 सीट जीतने के बाद कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई थी। चाहे वो कोलकाता हो, हुगली हो, हावड़ा हो, साउथ 24 परगना हो, मेदिनीपुर हो, ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई थी। और यही वो इलाके भी हैं जहां पर चुनाव से जुड़ी हुई हिंसा सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। इसी में थोड़ा सा साउथ बंगाल से ऊपर चलेंगे आप, नादिया और नादिया जिले में, वहां बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें ली थी। बाकी 2/3 सीटें उत्तर बंगाल से बीजेपी को आई थी। तो बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा क्रैक करना मुश्किल काम है। आज सुबह हम नादिया जिले में थे। नादिया जिले में 18 सीटें आती हैं, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और वो इलाका हमें ऐसा लगा जहां बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां बेफिक्र होकर लोग हमें बोलते हुए सुनाई दिए। तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी 150-170 का आंकड़ा अपने दिमाग में लेकर चल रही है तो यही वो साउथ बंगाल का इलाका है जहां बीजेपी को क्रैक करना है। और यहां सीधे तौर पर दीदी के खिलाफ नाराजगी वर्सेस डर, इसका मुकाबला है। अगर डर जीता तो अब देखिए उस डर को दूर करने के लिए ही गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचकर ये कहते हैं कि चिंता मत करें कि मैं यहीं पर अगले 15 दिन तक मौजूद हूं। तो क्या उनका ये बयान डर दूर कर पाता भी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ चूंकि कोलकाता से जुड़े हुए हैं। कोलकाता की आबादी, हम यूं कहें कि अर्बन आबादी, बंगाली हिंदू जो भद्र लोग कहा जाता है, जो अपर कास्ट हिंदू आबादी कही जाती है, जो ममता बनर्जी का कोर वोट कहा जाता है, क्या उसके अंदर कोई बिखराव दिखाई दे रहा है? आपने क्या नब्ज समझी यहां की? देखिए मीनाक्षी, मैं सबसे पहले घटनाक्रम कल का बताता हूं वाकया, उससे आप थोड़ा बहुत कोलकाता की कम से कम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हवा किस तरफ बहने वाली है। कल पोर्ट सीट से फिरहाद हकीम, जो वेस्ट बंगाल के सबसे कद्दावर मंत्री, ममता बनर्जी के सबसे खास उनका नॉमिनेशन था। उस नॉमिनेशन में मैं मौजूद था। खिदिरपुर जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ पर खड़े होते ही जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया और 1-2 मुस्लिम लोगों से बातचीत की तो सबसे पहला रिएक्शन उस मुस्लिम युवक का यही था कि इस बार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है और
इस बार बीजेपी बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है, ये ऑन कैमरा मेरे रिकॉर्ड है। तो आप समझिए कि कोलकाता जहां पर खाता ही नहीं खुला था बीजेपी का सभी 11 सीटों पर, वहां इस बार कुछ ना कुछ बीजेपी के एज में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, नॉर्थ और साउथ कोलकाता, ये दो डिवीज़न ऐसे हैं कोलकाता के जहां पर भद्र लोग, बनर्जी, मुखर्जी, गांगुली, चटर्जी, इस तरीके के व्यापारी और तमाम जो भी हिंदी भाषी के जो लोग हैं, जो एलीट क्लास जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पर प्रभुत्व रखते हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने एक बात जरूर कही है कि ममता बनर्जी से उनकी नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे पश्चिम बंगाल में एक एम फैक्टर का जो नैरेटिव बना है और जो हावी हुआ है इस टीएमसी पे ये फैक्टर, उससे कहीं ना कहीं उनको अब थोड़ा सा डर लगने लगा है। पश्चिम बंगाल से अगर कोई बंगाली, बतौर बंगाली वो मुझे बता रहे थे कि बंगाली अगर पश्चिम बंगाल के अलावा किसी भी राज्य में जाए तो उसे जय श्री राम या जय माँ काली या जय हिंदू कहने में या हिंदुत्व की बात करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में वो बंगाली इंटर करता है तो उसका सेंटिमेंट जाग जाता है। फिर वो अपने सेंटिमेंट्स, अपनी सभ्यता, अपनी मछली, अपनी इस तमाम चीज़ों पर ही बात करता है, और इस चीज़ को ही ममता बनर्जी बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। आप देखिए, कोई भी मंच हो, कोई भी मंत्री हो टीएमसी का, वो या तो यही बात कर रहा है कि बंगाली की मछली खाने को उसको नहीं मिलेगा, बंगाली की सभ्यता खतरे में है, बंगाली अपना ट्रेडिशन भूल जाएगा, इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं प्रचार और शोरगुल करने से दूर, अंडर करंट लोगों को मनाते हुए कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ा बहुत आगे आई है। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भय से हमें मुक्ति मिले, ताकि कहीं ना कहीं इस तरीके का फैक्टर हमारा काम आए, और मुझे लगता है कि कलकत्ता में फिलहाल बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा दिखाई देगा। ठीक, एक बार हम जरा नॉर्थ बंगाल की भी रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी वहां से जुड़ रहे हैं। हुसैन, नॉर्थ बंगाल एक ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी ने पिछली बार भी बेहतर प्रदर्शन किया था, और इस बार भी जितने ओपिनियन पोल्स की भी हम बात करें वो ये बता रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। यहाँ पर कौन कौन सी सीटें ऐसी है, आपका आकलन, लोगों से बात करके आप क्या समझ पा रहे हैं जो बीजेपी के पक्ष में, या कुछ ऐसी सीटें जो टीएमसी के पक्ष में जाती दिखाई देती हैं? मीनाक्षी, देखिए, अभी मैं मालदा में खड़ा हूं और ये मालदा का इंग्लिश बाजार विधानसभा है। मेरे पीछे एक बड़ी तारीखी इमारत है, इसे फिरोज मीनार कहते हैं। ये तारीखी बात से अलग हम इस पर रहते हैं। इंग्लिश बाजार जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर 30 से 40% मुसलमानों की आबादी है, और ये बीजेपी का यहाँ पर सिटिंग एमएलए है। हालांकि उनका टिकट इस बार कटा है और टिकट किसी और को दिया गया है, ये एक दीगर की बात है। लेकिन कुल 12 सीटें मालदा जिले में आती हैं, और इन 12 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी साल 2021 में, और ये नंबर इस बार कुछ आगे बढ़ सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इसमें कई सारे फैक्टर मीनाक्षी काम कर रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ये सारे इलाके, वो तमाम इलाके जो मुस्लिम बाहुल इलाके कहे जाते हैं। अब चूंकि 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद में, 2 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, 20 सीटें टीएमसी के पास गई थी। अब सोचिए आपकी वहां पर एक मस्जिद बन रही है जिसको लेकर के बहुत हंगामा बरपा है। हुमायूं कबीर टीएमसी से अलग होकर के अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, ओवैसी उनके साथ है। अब ये फैक्टर, अभी जितने लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं, अभी तक मुसलमान उस तरफ बहुत ज्यादा सोच तो नहीं रहा है, लेकिन जब वोटिंग की तारीख आएगी, वोटिंग का दिन आएगा, उस वक्त तक ये किस ऊंट जाकर के करवट बैठेगा, ये थोड़ा सा अभी कह पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी सुगबुगाहट है। बहुत सारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस बात पर बहुत जोर दे रहा है कि वो टीएमसी के साथ इंटैक्ट है, खासतौर से मुसलमानों का। और जो वो तबका है जो मजदूरी करने वाला है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बहुत अच्छी खासी जद्दोजहद में लगा रहता है, उसका रुझान कुछ हुमायूं कबीर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। इन सारी उलझनों में ये पूरा इलाका अभी हमें नजर आता है। लेकिन ममता बनर्जी जो बंगाली अस्मिता हुई और यहाँ की मिट्टी की जो बात करती हैं, और एक फीमेल यहाँ पर रूल कर रही हैं, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और काफी वक्त से हैं, और जितने तरह की योजनाएं वो मौजूदा वक्त में यहाँ पर चला रही हैं महिलाओं के लिए। मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से बात की, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती हैं। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनसे मिलकर आया, डॉक्टर सुष्मिता शोम। वो बताने लगी कि किस तरीके से जो तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, जिनका फायदा बड़े पैमाने पर लोगों को मिल रहा है। ये तो हम देख ही रहे हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो लड़कियों के लिए हो, तो वो जो फ्री बीफ देने वाली बात होती है या फिर वो कैश देने वाली बात होती है, एक जो चलन सा चल पड़ा है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार का इलेक्शन अभी हमने देखा, और या हरियाणा में हो,
तो ये एक चलन सा जो चल पड़ा उसका असर दिखाई दे रहा है। रार से हमारे साथ हमारे सहयोगी ओंकार सरकार भी जुड़े हुए हैं। ओंकार, 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे हमें हमारी बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस भी है वो सरकार बना लेने वाली स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जो कांग्रेस निकाल सकती है, जिसमें आप मालतीपुर की बात कर ले जहां से मौसम नूर है, या बहरामपुर की बात कर ले जहां से अधीर रंजन चौधरी है। इनके लिए भी स्कोप है। कांग्रेस पार्टी के लिए वो कौन सी सीटें हैं जहां पर स्कोप है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार उम्मीद की जो जगह है वो है मालदा जिले का मालतीपुर से जैसे कि देखा गया है वो मौसम बेंजीर नूर को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है और इस वजह से वो काफी दबदबा बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो मालदा जिला है, ये इस मालदा जिले में काफी समय से कांग्रेस का बड़ा दबदबा रहा है। गनी खान चौधरी का बात किया जाए तो गनी खान चौधरी काफी लोगों को रोजगार दिए थे, तो उसका जो इमोशनल जगह है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को। इसके अलावा जब वो एकदम आखिरी वक्त पर वो राज्यसभा में टिकट नहीं मिला उनको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तब वो तृणमूल कांग्रेस से वापस कांग्रेस में वापस कर गए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये बयान है कि कांग्रेस के लिए वो काम करेंगे, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के से राज्यसभा में जब तक थे तब तक वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार वो विधानसभा में मालतीपुर से जीत हासिल कर पाती है तो वो काफी ज्यादा काम कर पाएंगे मालदा वासियों के लिए। तो ये आशा को, ये उम्मीद को वो रख रहे हैं। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में अगर बात किया जाए तो मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी काफी बड़े चेहरे हैं। हालांकि पिछले बार 2024 साल लोकसभा चुनाव में वो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार बहरमपुर से वो उम्मीदवार बने हैं, तो लोगों के बीच काफी ज्यादा वो चर्चे में हैं, लोगों के से हर रोज मिल रहे हैं और बहरमपुर से ही वो आते हैं, उसी मिट्टी में वो जन्म मिली है। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं काम पे लगा रहा है। चुनाव का ट्रेंड तो बदल रहा है। आप चारों संवाददाताओं से बात करके मैं इतना तो समझ पा रही हूँ कि चुनाव का ट्रेंड बदल रहा है। खासतौर पर जो बात मनीष भी कह रहे थे कि जब कैमरा ऑन होता है और एक मुसलमान व्यक्ति ये कहता है कि वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी शून्य पर रह गई थी 2021 के चुनाव में, 2026 आते आते अगर मुस्लिम युवक ये कहता है कि बीजेपी इस बार अच्छे मुकाबले में है, तो ये कहना जायज होगा कि मुस्लिम मोहल्लों में भी शायद कुछ खेला हो गया है। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।